हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को तो वैसे एलिमेंटल प्रॉपर्टीज सारी की सारी बता दी थी जो भी थी, और साइड बाय साइड हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टार्ट की थी। अगर मैं बात करती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में एटॉमिक साइज़ और साथ ही साथ आयोनिक साइज़ स्टडी किया था। मतलब एटॉमिक साइज़, इसी का मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, उसका वेरिएशन कैसे होता है पीरियड के लॉन्ग में और ग्रुप के लॉन्ग में पीरियोडिक टेबल में। साथ ही साथ मैंने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था आयोनिक रेडियस को भी, कि आयोनिक रेडियस एक्चुअली क्या होता है, आयोनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से कैसे डिफर करता है, आयोनिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस की थी। फिर अगर मैं याद करूँ तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग अगर एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं या आयोनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, तो आयोनिक रेडियस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग चेक करते हैं आयंस को। अगर आपके आयन सेम आ जाए तो मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था कि सबसे ज़्यादा आयोनिक रेडियस अनायन का होता है, फिर न्यूट्रल का होता है और फिर कटायन का होता है। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर आपके एलिमेंट जो है वो डिफरेंट आ जाए, अलग अलग एलिमेंट आ जाए, तो उनका अगर आयोनिक रेडियस बताना था, तो ऐसे केस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर सपोज एलिमेंट डिफरेंट आ जाए, मतलब इस तरीके से। लास्ट वाले क्लास का एक बार रिकेप में देख लेते क्योंकि हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो लास्ट वाले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि सपोज अगर मुझे आयोनिक रेडियस का ट्रेंड बताना है, आयोनिक रेडियस ट्रेंड, आयोनिक रेडियस का अगर ट्रेंड मुझे बताना है, तो इसमें दो कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी जो थी वो ये थी कि सारे के सारे एलिमेंट अगर आपके सेम आ जाए, जैसे कि ए और ए, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, ये सपोज -1 है, ये 0 है, ये +1 है, तो इनका जो आयोनिक रेडियस का ट्रेंड रहेगा वो ऐसा वाला रहेगा। ये भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव साइन रहेगा उसका आयोनिक रेडियस उतना ज़्यादा रहेगा, और रीज़न भी उसके रिलेटेड देखे थे लास्ट वाले क्लास में, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको एटम डिफरेंट आ जाए, लेट अस से आपको आ रहा है A+1, B-2, C+3, ये अगर कुछ इस टाइप का अगर आपको आ जाए किस्सा, जैसे कि अगर और कुछ अलग अलग टाइप के इसमें आ जाए, जैसे कि ले लो इसमें आपको आ जाए Z+2, तो अब आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने इसलिए बता दिया क्योंकि ये एलिमेंट का जो नाम था ये सेम ही था। देखो यहाँ भी ए है, ए, तो आपने देख के बता दिया, बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपके एलिमेंट कैसे है, डिफरेंट। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट डिफरेंट आ गए तो अगर आपके एलिमेंट डिफरेंट आ गए, तो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग काउंट करेंगे। और लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट करते हैं, है ना। चलिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, अगर सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ गए, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ जाए तो ऐसे स्पेसीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़। मतलब कहना मुझे ये है कि आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे स्पेसीज़ जिसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ जाए उनको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज़। अब आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। देन सी द ट्रेंड, मतलब आपका ट्रेंड फिर इसी तरीके से रहेगा, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा रहेगा। सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ ऐसे केस की, इसमें भी आपके सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लेट अस से 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। मतलब अगर एलिमेंट सेम आ जाए तो डायरेक्ट देख के बता देंगे, अगर एलिमेंट डिफरेंट आ जाए तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने काउंट कर लिया। अब अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर केस में सेम आ गए, मतलब ये सारे के सारे स्पेसीज कैसे हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो अब आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर में, बी के ऊपर में, तो यहाँ पे आएगा B-2। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्लस चार्ज में, तो प्लस चार्ज में फिर कौन आएगा, A+1, फिर आएगा X+2 और फिर आएगा C+3। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरा आयोनिक रेडियस होता है ना, आयोनिक रेडियस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
चार्ज ऑन अनायन को, मतलब ही नेगेटिव चार्ज को, चार्ज ऑन अनायन को मतलब ही नेगेटिव चार्ज को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा आयोनिक रेडियस, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कैटायन को, मतलब ही पॉजिटिव चार्ज को। मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना उतना कम आयोनिक रेडियस रहेगा। इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका आयोनिक रेडियस है स्मॉलेस्ट। समझ गया? तो ये लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। इसको मैंने एक बार रिकैप इसलिए करवाया क्योंकि हमको अब इसके बेस के 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है? तो कभी भी अगर आयोनिक रेडियस आ जाए, दिमाग में 2 ही क्वेश्चन आने चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन में सारे एलिमेंट सेम हैं। अगर येस तो आप फर्स्ट वाले फंडे को देखोगे, फिर आप चेक करोगे क्या इसमें सारे एलिमेंट सेम हैं। अगर नहीं है तो आप सेकंड वाले फंडे को चेक करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए, मतलब आपकी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, तो ऐसे केस में फिर आप डायरेक्टली चार्ज को देख के बता सकते हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, जो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका प्रॉब्लम नंबर 7.5, जो कि दिया है पेज नंबर 102 पे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7.5 पेज 102 का, जो कि आयोनिक रेडियस के कंसेप्ट के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, देखेंगे प्रॉब्लम 7.5। इसमें आपको बोला गया है आइडेंटिफाई द स्पीशीज हैविंग लार्जर रेडियस। वो आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई करना है आपको स्पीशीज को, आइडेंटिफाई स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है विथ लार्जर रेडियस, मतलब लार्जर रेडियस वाली स्पीशीज को, मतलब ऐसी स्पीशीज को जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, आपको उसको प्रेडिक्ट करने का है। जो सबसे पहली कैटेगरी आपको दे रखी है वो दे रखी है Na और Na+। आपको इन दोनों में से बताना है किसका रेडियस ज़्यादा होगा। और सेकेंडली जो आपको कैटेगरी दे रखी है वो दे रखी है Na+1 एंड Mg+2। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन वैसा देखा जाए तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लेंगे। अब काम की चीज़ जो है ना यहाँ पे वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ Na और Na के केस में, तो देखो ये भी है सोडियम, ये भी है सोडियम, दोनों के दोनों कैसे है सेम। अगर स्पेसीज सेम आ जाए तो आप डायरेक्टली अपना कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ये भी है सेम, ये भी है सेम, तो अपना कंसेप्ट क्या कहता है? मेरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपका कहीं पे आ जाए ए और ए, तो जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव वाला होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, फिर 0 वाले का और फिर पॉजिटिव वाले का। इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर में कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 0 चार्ज होता है, क्योंकि वो कैसा है? न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, चलो अब अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो बिल्कुल मैं बता सकती हूँ डायरेक्टली, ये है आपका सोडियम जिसके ऊपर चार्ज है 0, और ये है आपका सोडियम +1। ठीक है, अब मुझे अगर एक्सप्लेनेशन देना है कि कैसे क्या करने का है, देखो एक्सप्लेनेशन अगर घूमते बैठाते बैठेंगे कि एक्सप्लेनेशन ये होगा, फिर ये ऐसा होता है वैसा होता है, और लास्ट में निकालोगे, क्या पता एक्सप्लेनेशन देते देते आप ही भूल जाओ कि लास्ट में आपको क्या आंसर निकालने का है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कहानी लंबी चौड़ी बनाते 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 लास्ट में जो क्या लिखने का है ना वो उल्टा कर देते हो और 0 मार्क मिल जाता है। तो पहले अपने ट्रिक से अपना आंसर साइड में सेव करके रख लो, याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो इस चीज़ को। कभी भी आप निकाल रहे हो तो आपके पास में ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिससे आपका आंसर पहले ही निकल जाए, और बाद में लंबी चौड़ी राम कहानी सुना देना जो है वो। तो वैसे ही करने का है, जैसे कि हमारे पास ट्रिक था, उस ट्रिक को मैंने देखा। ये समझ जाओ सोडियम है जिसके ऊपर 0 चार्ज है, +1 वाले का कम है रेडियस, इसलिए इसका भी क्या है? कम। बिल्कुल ये वाली चीज़ को यहाँ लिख दिया। अब चलो सुना देते हैं अपनी कहानी को। ट्रिक से तो मैंने आंसर निकाल लिया, अब मुझे कहानी को सुनाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे इन केस ऑफ Na0, अगर मैं बात करती हूँ Na0 के केस में, तो इसके केस में जो भी मेरा Z इफेक्टिव है, मतलब भी मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेस है। ठीक है, इसीलिए जो भी मेरा आयोनिक रेडियस है, या मैं बोल सकती हूँ रेडियस, जो भी मेरा रेडियस है वो कैसा है? ज़्यादा है। इसका मतलब डिक्रीज होता है, इसका मतलब इंक्रीज होता है। ये रहा आपका इंक्रीज। अगर मैं बात करती हूँ Na+ की, इन केस ऑफ Na+, अब देखो यहाँ पे +1 आ रहा है,
मतलब इसके अंदर में प्रोटॉन कैसे है, ज़्यादा। इसी का मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैसा है, ज़्यादा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है ज़्यादा, अगर पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा, तो Z इफेक्टिव मतलब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। अगर Z इफेक्टिव है ज़्यादा, तो रेडियस जो है वो कैसा रहेगा, कम। रेडियस रहेगा कम, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि Z इफेक्टिव इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा, तो रेडियस कैसा रहेगा, कम। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए और मूव करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो, क्या यहाँ पे दोनों के दोनों एटम सेम हैं? नहीं। अगर दोनों के दोनों एटम सेम नहीं हैं, तो क्या आप अपना डायरेक्ट वाला लॉजिक लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों एटम कैसे है, डिफरेंट। अगर दोनों के दोनों एटम डिफरेंट आ जाए, तो आप ऐसे केस में सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये है आपका Na+1, ये है आपका Mg+2। सबसे पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे आपका एटॉमिक नंबर। सबसे पहले कॉलम में हम लोग एटॉमिक नंबर को लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ सोडियम के एटॉमिक नंबर की, तो वो होता है 11 और मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, और थोड़ा सा मूव करेंगे। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1। अगर चार्ज +1 आ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, -1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करूँ Mg2+ की, इसके ऊपर चार्ज है +2। तो अगर चार्ज +2 है, तो आप लोग क्या करेंगे, -2। उल्टा करना पड़ता है ना, केमिस्ट्री में हमेशा आप उल्टा ही करेंगे जब तक कि 12th में हो, फिर बाद में कि डिसाइड होगा करियर के हिसाब से। 12 - 2 भी 10 इलेक्ट्रॉन से। क्या आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए? हाँ, दोनों के दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए सेम। तो अब आप लोग डायरेक्टली ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। Na+1 एंड Mg2+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, सेम। 10 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के दोनों में। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले कंसेप्ट के हिसाब से, तो इस वाले कंसेप्ट ने मुझे क्या बताया है, इस वाले कंसेप्ट ने मुझे ये बताया है कि अगर एक का चार्ज है +1, एक का चार्ज है +2, तो +1 वाले का रेडियस कैसा रहता है, ज़्यादा। देखो Na है और Mg है। Na के ऊपर चार्ज है +1, Mg के ऊपर चार्ज है +2। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम, उसका आयोनिक रेडियस कैसा रहता है, ज़्यादा। तो Na+ का आयोनिक रेडियस कैसा रहेगा, ज़्यादा Mg2+ से। ये रहेगा आपके आयोनिक रेडियस का ट्रेंड। आयोनिक रेडियस बोलो या रेडियस बोलो, क्योंकि कुछ एटम है, कुछ आयोन्स है, इसलिए यहाँ पे भी मैं इसको रेडियस का ट्रेंड बता देती हूँ। ठीक है, तो याद रखने का है, इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज कम है, और जो भी आयोनिक रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो चार्ज पॉजिटिव वाला अगर ज़्यादा, तो आयोनिक रेडियस कैसा रहेगा, कम। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम होंगी। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस तो एकदम झक्कास तरीके से क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है वो ये है कि ये तीनों उसके एक ही थिंग है। मतलब हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि यार मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी तो पता है, फिर एंथैल्पी और पोटेंशियल का क्या हुआ। तो दिमाग में फिट कर लो कि यार सभी में तो आयोनाइजेशन आ रहा है ना,
इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे है, सेम। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे समझ तो गया कि एंथैल्पी, एनर्जी, पोटेंशियल ये सब सेम ही हैं, ये सब एक ही भगवान के अलग अलग रूप है लेकिन अब काम की चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि यार इसका डेफिनेशन क्या है और ये है क्या चीज़, मुझे कैसे याद रहेगा कि इसमें क्या है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे इसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम in ground state is called as ionization energy or ionization potential, or ionization एंथैल्पी। ये तीनों उसके अलग अलग नाम है, जैसे एक भगवान के तीन रूप, लेकिन काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि मुझे डेफिनेशन कैसे याद रहेगा। तो चलिए समझेंगे इस चीज़ को। सपोज़ अगर आपने कोई भी एक एटम लिया, ठीक है, अगर आपने कोई भी एक एटम लिया और अगर आप एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो, अगर आपने एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, सपोज़ अगर आपने यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन को निकाला वो है n इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम के ऊपर में चार्ज भी कितना आएगा, n+। मतलब कहना मुझे ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कर देते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो 1+ चार्ज आएगा, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया तो चार्ज +2 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो चार्ज +3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप जितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया तो पॉजिटिव चार्ज भी +n ही आएगा, ठीक है। अब सुनो, ये तो एटम है, एटम से जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो आपका क्या बना, आयन बना, है ना। मतलब आपको एनर्जी लगी, जब आपने एनर्जी दी, आप लोग खुद बताओ, आप एटम को बोलेंगे ए भाई चल आयन बन जा, क्या वो आपकी सुन के आयन बन जाएगा? इतना सिंपल है ये वाली चीज़? बिल्कुल नहीं। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तभी जाके तो ये प्रोसेस होगा। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बहुत सारी एनर्जी दी, है ना, और आप लोगों को बहुत सारी एनर्जी लगी इस रिएक्शन को करवाने के लिए। जब इससे एटम से क्या बना, आयन बना, एटम से बना आयन। जब आपने इस रिएक्शन में क्या दी, एनर्जी दी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एनर्जी का यूज़ किया और आपने किसको बनाया, आयन को बनाया। एनर्जी का यूज़ किया और आयन को फॉर्म किया, इसीलिए इस टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि एनर्जी तो लगी, लेकिन किसके फॉर्मेशन के लिए, आयन के फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए एनर्जी का नाम क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझा या नहीं? तो कहना मुझे ये है कि जो भी एनर्जी मुझे लगती है एटम से आयन बनाने के लिए, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। किसका फॉर्मेशन हुआ, आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब समझो, दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ पे ये है कि यार यहाँ पे गैसियस कहाँ से आ गया। तो खुद ही सोचो ना, जब इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे देंगे तो सच में क्या चीज़ सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी? उसका तो पानी बन जाएगा, वो पिघल जाएगी वाली चीज़, गैस बन जाएगी वाली चीज़, है ना। जब आप आयरन को भी लेंगे और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो क्या आयरन सॉलिड फॉर्म में रहेगा? नहीं, उसका तो एकदम वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्शन हो जाता है ना, एकदम ज़्यादा हाईली टेम्परेचर वाले स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए वहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखा गया है, ठीक है। और बढ़ेंगे आगे। सपोज़ मैं आपको कुछ ऐसा किस्सा दे दूँ कि ए जो मेटल था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसके ऊपर ये बना A+1। अगर मैंने लिया A,
इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दिया, थर्ड केस मैंने लिया है ए, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को दिया, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया? +1 चार्ज आया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो तब इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +3। जो आपका पहला वाला केस है इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, इसलिए मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लिखा है। यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, इसलिए मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी 2 लिखा है। यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, इसलिए मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी 3 लिखा है। अब देखो, आप लोग मुझे खुद ही बताओ, अगर आपको मैं सपोज हाथ में कुछ चीज़ दे दूँ, जैसे कि मैंने बोला है कि 1 किलो आलू उठाओ, 2 किलो आलू उठाओ और 3 किलो आलू उठाओ, तो आपको ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी? 1 किलो आलू उठाने में या 3 किलो आलू उठाने में? थैली में जो आलू है, आपको ज़्यादा एनर्जी लगेंगी 3 किलो आलू को उठाने के लिए, क्योंकि उसमें वज़न कैसा है? ज़्यादा है। मतलब आपको एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा लगेंगी या 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी? तो कहना मुझे ये है, अगर मैं जनरल तरीके से बोलूँ, जनरल तरीके से, जनरली बोल रही हूँ, स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, जनरली बोल रही हूँ, तो मेरा जो आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 3 है ना, वो सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 रहेगा और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 रहेगा। देखो, ये वाली चीज़ जो है हमेशा पॉसिबल नहीं रहेगी, ये वैरी करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, इसलिए एनर्जी भी कैसी है? ज़्यादा। यहाँ पे थोड़े कम है, यहाँ पे तो बस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने का चिल्लर है, इसलिए एनर्जी भी कैसी है? कम। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। अब मुझे समझाना है इसके ट्रेंड को, कि एक्चुअली इसका ट्रेंड जो रहता है वो कैसे क्या रहता है। तो चलिए देखेंगे इसके ट्रेंड को। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखना इधर, बहुत 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 ध्यान से देखो इधर में, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करती हूँ सबशेल की, अगर मैंने सबशेल की बात की है, सपोज सबशेल लेती हूँ, सबशेल, तो आप सबको तो अभी बहुत मस्त तरीके से पता चल गया है कि सबशेल के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है S, P, D और F। ये होते हैं आपके सबशेल के टाइप्स। सबसे पहला किस्सा जो मैं आपका ले रही हूँ वो ये है वैकेंट। वैकेंट को ही हम लोग बोलते हैं एम्प्टी भी, वैकेंट को ही हम लोग एम्प्टी भी बोलते हैं। सेकंड किस्सा जो मैं ले रही हूँ वो है आपका हाफ फील्ड, मतलब कंप्लीटली फील्ड ले लेते पहले, फिर हाफ फील्ड लेंगे। कंप्लीटली को ही हम लोग फुली फील्ड भी बोलते हैं, और लास्ट में रहता है आपका हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, ठीक है। अब सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि इस रूल को कहा जाता है रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। इसको कहा जाता है रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। अगर हमें रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी नहीं पता ना, तो हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि जो चीज़ें आपको सीधी सीधी दिखती है वो सच में सीधी है। क्या पता हर चीज़ जो होती है वो उतनी सीधी तो होती नहीं है ना। मतलब अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँगी तो सीधा सीधा थोड़ी रहेगा, उसमें भी तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ना, उसमें भी तो थोड़े से ये रहेंगे, है ना, एक्सेप्शंस। तो ये रहा आपका रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। अगर ये नहीं पता तो ये नहीं पढ़ सकते। चलिए देखेंगे ये रूल क्या बोलता है। ये रूल मेरा मुझे ये कहता है, अगर मैं बात करूँ एस की, तो यहाँ पे तो सारे के सारे वैकेंट है, और जब चीज़ें वैकेंट हो जाती है, मतलब ये खाली हो जाती है, तो सभी के सभी कैसे रहते हैं? 0। अब जाएंगे कम्प्लीटली फील्ड की तरफ। तो मैंने आप सबको बहुत पुराने तरीके से बताया, हर दिन बताते रहती हूँ कि एस को अगर मिरर में देखते तो वो आपको 2 जैसा दिखता है। देखो एस है, अगर आपने एस को मिरर में देखा तो आपको 2 दिखेगा यहाँ पे, है ना। मतलब एस की कैपेसिटी 2 के जैसी है। ये याद रखने का तरीका था। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमको पता है। अब मुझे निकालने का जो है वो है मेरा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ मतलब क्या करने का है?
आप लोगों ने खाए होगे ना फुल प्लेट पानी पूरी और हाफ प्लेट पानी पूरी। क्या करते हो हाफ प्लेट में, उसका आधा कर लेते हैं ना, फुल प्लेट पानी पूरी का आधा कर लिया तो हाफ प्लेट पानी पूरी बन गई। वैसे इसको आधा करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। 6/2 3, 10/2 5 और 14/2 7। इस तरीके से मैंने कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया। अब देखो इसके ऊपर में ही लिखा गया है रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी, मतलब ये जो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं आपके, ये कैसे होते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और मूव करेंगे आगे। मेरा आगे का पार्ट मुझे जो कहता है वो यहाँ पे ये है कि अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 के एलिमेंट की, ग्रुप 1 के एलिमेंट तो ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं, फिर आते हैं आपके ग्रुप 2। आप लोग नॉर्मली इसको नॉर्मल लाइन में लिखेंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से दूर दूर लिखते हैं। पहला है आपका ग्रुप 1, फिर आएगा ग्रुप 2, फिर आपका आएगा ग्रुप 3 मतलब 13, फिर आएगा ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ये है आपके कॉन्फ़िगरेशन जिसको अभी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 18 तक के, अगर मैंने इसकी बात की है, ठीक है, चलिए देखेंगे। तो ग्रुप 1 का, जैसे कि मैं आप सबको भरपूर टाइम बता चुकी हूँ कि ग्रुप 1 का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा NS1, क्योंकि यहाँ पे भी है 1 तो NS में भी कितना इलेक्ट्रॉन गया 1। यहाँ पे है ग्रुप 2 तो NS में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2। अब अगर आ जाए ग्रुप 13 तो मैं आप सबको बहुत पहले से समझा चुकी हूँ कि ग्रुप 13 में क्या होता है NS2 NP1, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करती हूँ 14 की तो P में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे P में कितना आएगा 2। चलिए देखेंगे 2 के बाद में क्या आता है 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो सबसे पहली चीज़, अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 18 की, इन केस ऑफ ग्रुप 18, अगर मैं ग्रुप 18 की बात करती हूँ, ग्रुप 18 की, तो ध्यान से देखो आपका यहाँ पे जो P है ना वो क्या है, P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो रे देखो, P में अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो P कैसा होता है, बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल, है ना। P में अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी तो P कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल। और यहाँ पे P में कितने आ रहे हैं 6, मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इन केस ऑफ ग्रुप 18 P इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, P आपका कम्प्लीटली फिल्ड है। सो हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं इसको लिख सकती हूँ IE, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट में से ग्रुप 18 का कैसा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ग्रुप 18 में P कैसा है कम्प्लीटली फिल्ड, और अगर कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वाली चीज़ क्या होती है स्टेबल। अगर स्टेबल है तो आपको उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कैसे लगेगी, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कैसा है स्टेबल है, कम्प्लीटली फिल्ड है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी ग्रुप 18 की कैसी है ज़्यादा। चलिए अब थोड़ा सा और अपन कंपैरिजन करेंगे। अगर मैं कंपेयर करती हूँ इन केस ऑफ, अगर हम लोग देखते हैं बेरिलियम और बोरॉन को, ठीक है, अगर मैं देखूँ ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट में, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट में, मतलब 13 के एलिमेंट में, तो ग्रुप 2 का आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2, ठीक है, और ग्रुप 13 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP1। कुछ भी नहीं करना है, ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया NS2, ग्रुप 13 का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया NS2 NP1। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा
यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि यहाँ पे S जो है ना, देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो कैसा होता है, बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल, है ना। तो यहाँ पे ये आपका कैसे रहेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल। अगर मैं बात करूँ इसकी, आप यहाँ पे इसको देख के नहीं बता सकते क्योंकि ये तो अंदर का है ना। आप तो हमेशा यार बाहर से देखते हो ना, बाहर का देखोगे, अंदर का नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे यही बाहर का है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल है। यहाँ पे इसके केस में आप इसको नहीं देखेंगे, आप इसको देखेंगे, P में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्या P में 1 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो स्टेबल रहेगा? देखो है क्या कहीं पे? नहीं है। तो ये कैसा है, नॉट दैट मच स्टेबल, ये उतना स्टेबल नहीं है ना। तो इसीलिए मेरे को कहना ये है कि अगर मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में ये बोलूँगी कि ग्रुप 2 जो होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी ग्रुप 13 से कैसी होती है, ज़्यादा। ये हुआ आपका पहला एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस समझा या नहीं। ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 2 में है NS2, ग्रुप 13 में है NS2NP1। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ये अगर कम्प्लीटली फिल्ड है, S में 2 आ जाए तो वो कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी है, बहुत ज़्यादा। इसमें तो P में एक ही चिल्लर है, इसको नहीं देखेंगे, बाहर वाले को देखने का है, ठीक है। चलो और एक एक्सेप्शन की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ इतनी सीधी नहीं होती जितनी वो दिखती है आपको। नेक्स्ट जो आपको केस देखने का है वो है आपका ये वाला, इन केस ऑफ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले केस को, जो कि रहेगा आपका ग्रुप 15 और ग्रुप 16। लेंगे ग्रुप 15 को और ग्रुप 16 को, ठीक है। ग्रुप 15 में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ग्रुप 15 में है NS2NP3। ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3। और अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 16 की, तो ग्रुप 16 का आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2NP4। चलो अगर मैं रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी लगा दूँ तो मैंने यहाँ पे क्या जानना, मैंने यहाँ पे ये जानना कि ये तो अंदर का है, इसको कौन देखेगा, ये तो अंदर का है, इसको कौन देखेगा, हम लोग तो बाहर का देखते हैं। यहाँ पे P में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे P में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो देखो, P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो भी कैसा रहता है, स्टेबल। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी, आपके P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो भी कैसा रहता है, स्टेबल। तो ये है आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि ये जो है ये कैसा है, हाफ फील्ड। ये आपका हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड भी कैसा रहता है, स्टेबल रहता है ना। ये आपका हाफ फील्ड है। इसलिए अगर मुझे बताना है आयोनाइजेशन का ट्रेंड एनर्जी का, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी कि ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज़्यादा होता है। समझा या नहीं समझा? यहाँ पे मैंने क्या जानना, नॉर्मल वाला ट्रेंड तो समझाने वाली हूँ, बट ये ट्रेंड जो है ना ये एक्सेप्शन है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतने सीधा नहीं है जितना आपको दिखता है। तो याद रखना है, रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी को तो दिमाग में फिट कर डालो। अगर हाफ फिल्ड हो जाए, वैकेंट हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो कैसा होता है, स्टेबल। अगर चीज़ है स्टेबल तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी तोड़ने के लिए, दैट्स सो सिंपल। तो मैंने बस यहाँ पे उतना ही देखा है। इसके केस में अगर देखा जाए ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसके केस में तो इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, वो स्टेबल नहीं है। अगर मैं देखूँ इसके केस में, यहाँ पे ये हाफ फिल्ड है, P में 3 आ रहा है और यहाँ पे तो P में 4 है, 4 वाला स्टेबल उतना नहीं होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए ग्रुप 15 हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। रट्टा मार लो इसको, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि रहेगा इसके ट्रेंड के वेरिएशंस, कि भाई ये पीरियड और ग्रुप में कैसे क्या वेरिएशन हमको शो करेगा। देखते हैं उस चीज़ को। तो अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 में मैंने यहाँ पे क्या देखा, ग्रुप 13 में मैं यहाँ पे जो देखूँगी वो ये है। सबसे पहले देखेंगे ग्रुप 1 को, ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग ग्रुप 2 को, ग्रुप 13, 14, 15,
16, 17 और 18। ये है आपके सारे के सारे ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप को मुझे स्टडी करना है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनमें एलिमेंट्स को लिख दूँगी। तो अगर मैं देखती हूँ इनके एलिमेंट्स को, तो ग्रुप 1 में आपके आ जाएंगे इस तरीके से कुछ, ली ना करे, रब से फरियाद। फिर था नेक्स्ट आपका बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। उसके बाद में था बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका काशी गए टीन लेने। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका ओ स से टे पो। फिर रहेगा, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर रहेगा हे ने आर कर जे और र। ये रहा आपका सारे के सारे एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन। चलिए और थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। अब आगे मैंने यहाँ पे क्या देखा वो हम लोग को देखने का है। तो अगर मैं बात करूँ ना अलोंग द पीरियड, अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ ट्रेंड्स की अगर मैं बात करना चाहती हूँ, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पे मैंने जो सबसे पहली चीज़ जानी वो यहाँ पे ये है कि अगर मैं मूव करती हूँ अलोंग द ग्रुप, मतलब ये अलोंग द पीरियड ले लेंगे। अलोंग द पीरियड अगर मैं मूव कर रही हूँ, मतलब ही मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ। अलोंग द पीरियड मतलब ही लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे मैंने जो जाना वो ये है कि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है। जब भी मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। इसी का मतलब मेरा जो एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ वो डिक्रीज़ होता है। इसी का मतलब मेरा जो आईपी है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आईई, वो क्या होता है, इंक्रीज़, है ना। क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल जो कहता है वो ये होता है कि Z इफेक्टिव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज़। मतलब अगर एटॉमिक साइज़ है ज़्यादा तो आई का वैल्यू कैसा रहेगा, कम। या तो आप ऐसे याद रखो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसको। लेफ़्ट टू राइट जाने से हम लोग पहले देख चुके हैं कि Z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज़। अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, है कि नहीं। चलिए और हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो आगे मैंने यहाँ पे ये जानना कि अगर मैं बात करती हूँ अलोंग द ग्रुप की, अलोंग द ग्रुप, तो अलोंग द ग्रुप मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं टॉप टू बॉटम की तरफ जाती हूँ ना, टॉप टू बॉटम की तरफ, तो नीचे जाने से ऊपर से नीचे आने में मेरा Z इफेक्टिव का वैल्यू डिक्रीज़ होता है। इसी का मतलब मेरा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। इसी का मतलब मेरा IP का वैल्यू या IE का वैल्यू भी क्या होता है, डिक्रीज़। मतलब मैंने यहाँ पे क्या जानना कि अगर Z इफेक्टिव है कम तो IE भी कैसा रहेगा, कम। अगर Z इफेक्टिव है ज़्यादा तो IE भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझा या नहीं समझा, लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स को लेने की, अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को ले लें, चलो इसको यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को यहीं पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँगी एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पे क्या जाना, सबसे पहले अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी का मुझे ट्रेंड बताने का है, ट्रेंड मतलब ही उसका मुझे वेरिएशन बताने का है, ठीक है। और अगर मुझे दे दिया जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को हम लोग नहीं लेते, उसका तो क्योंकि हाईएस्ट होता है। चलो अब डिस्कस अगर मुझे करना है तो सबसे पहली चीज़ तो इतना समझ लो कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ।
लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ मैं। हाँ, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो यहाँ पे ये है कि ये आपके ग्रुप 1 का है, ग्रुप 2 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि यार लेफ़्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव तो बढ़ता है, आई ई भी बढ़ेगा। आप लोग सोचेंगे कि मैं इसका ऑर्डर कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा क्या मैं ऐसा लिख दूँ, ऐसा चलेगा क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीज़ उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी आपको दिखती है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस मेरे जो कहते हैं वो ये है कि सबसे कम लिथियम का रहेगा, उसके बाद में बेरिलियम आएगा या बोरॉन आएगा। तो देखो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि ग्रुप 2 का आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा रहता है, ज़्यादा, ग्रुप 13 से। ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 13 है, 2 का कैसा रहता है, ज़्यादा। तो 2 का कैसा रहेगा, ज़्यादा, इसलिए पहले ये आएगा और फिर आपका यहाँ पे ग्रुप 13 वाला आएगा बोरॉन। समझा या नहीं? देखो यहाँ पे ये दोनों को चेंज कर दो, कुछ भी नहीं करने का, ये दोनों को चेंज कर दो। क्यों चेंज किया मैंने ये दोनों को? क्योंकि ग्रुप 2 का वैल्यू कैसा होता है, ज़्यादा, इसलिए ये ज़्यादा। ग्रुप 13 का वैल्यू कैसा होता है, कम, इसलिए कम। चलिए इसको एज इट इज़ देख के लिखेंगे, कार्बन। अब आ गया ग्रुप 15 और 16। मैंने आपको क्या बताया है कि ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन का एनर्जी का वैल्यू कैसा होता है, ज़्यादा। ग्रुप 15 का कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है, ज़्यादा। तो ग्रुप 15 ये है, ये तो ग्रुप 16 है। तो पहले अब कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। यहाँ पे भी देखो ट्रेंड को, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ग्रुप 16 का वैल्यू कैसा होता है, कम, ग्रुप 15 का कैसा होता है, ज़्यादा। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट में आएगा आपका फ्लोरीन। समझा या नहीं समझा? तो ट्रेंड को देखो क्या होने वाला है। ट्रेंड बस आपका जो कहता है वो ये कहता है, सीधी लाइन, देखो ध्यान से, सीधी लाइन, फिर करेंगे एक क्रॉस, सीधी लाइन, फिर करेंगे एक क्रॉस, सीधी लाइन। ट्रेंड मेरा क्या कहता है, सीधी लाइन, एक क्रॉस, सीधी लाइन, एक क्रॉस, सीधी लाइन। क्रॉस का मतलब ये हुआ, ये वाला इधर, ये वाला इधर, सीधी, क्रॉस, सीधी, क्रॉस, सीधी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस टाइप के एलिमेंट की, अगर आपको कुछ ऐसा आ जाए, हम लोग एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 7.6 को, जो कि दे रखा है पेज नंबर 104 पर। प्रॉब्लम नंबर 7.6 आपको डिस्कस करने का है, ठीक है। तो आई थिंक ये तो आपका बहुत बेस्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करती हूँ प्रॉब्लम 7.6 की, तो प्रॉब्लम 7.6 को डिस्कस करने से पहले हम लोग हमारे नॉर्मल चीज़ को ले लेते हैं, उसी से वाली चीज़ डिस्कस हो जाएंगी। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ आई का ट्रेंड जो है वो कैसे क्या रहेगा, आई का ट्रेंड, ठीक है। आपको उसने दे रखा है सोडियम, मैग्नीशियम, सपोज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन। देखो करना कुछ भी नहीं है, जो ये वाली चीज़ थी ना, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है, मतलब यही वाली चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा था बस वैसा ही देख के लिख दिया और नाम दे दिए। ये वाली लाइन को ना लेके ये वाली लाइन को लिया। लेकिन ट्रेंड क्या सच में चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला है। अगर मुझे यहाँ पे भी आई का ट्रेंड बताने का है तो चीज़ तो मेरे भाई सेम ही है, सीधी लाइन, क्रॉस, सीधी लाइन, क्रॉस, सीधी लाइन, सीधी लाइन, क्रॉस, सीधी लाइन, क्रॉस, सीधी लाइन। मतलब मेरा ट्रेंड मेरे को क्या कहता है, पहले सोडियम आएगा, फिर उसके बाद में आएगा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सीधी लाइन, सिलिकॉन, फिर आएगा क्रॉस करेंगे सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। समझा या नहीं समझा? क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप 2 का वैल्यू कैसा रहता है, ज़्यादा, ग्रुप 13 से। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप 15 का वैल्यू कैसा रहता है, ज़्यादा, ग्रुप 16 से। मतलब कहना मुझे जो है वो ये है, आप लोग बस इसी लाइन पे वो वाला रूल को अप्लाई करते हो। क्यों भाई ये वाले लाइन पे नहीं,
इस लाइन पे भी तो वही रूल रहेगा ना, ग्रुप तो सेम ही है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको उसने दे रखा है, चलिए ये तो डिस्कस हो गया है। अब क्वेश्चन की चीज़ों को देखते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन जो आपको कहना चाहता है वो ये है कि उसने आपको IE1 का वैल्यू दे रखा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू। उसने आपको सिलिकॉन का दिया है, फॉस्फोरस का दिया है और क्लोरीन का दिया है। सिलिकॉन का 780 दे रखा है, फॉस्फोरस का 1060 दे रखा है और क्लोरीन का दे रखा है 1255 किलो जूल्स। वो आपको बोल रहा है कि सल्फ़र का क्या होगा। सल्फ़र के उसने 2 वैल्यूज़ दे रखे। सल्फ़र का उसने पहला वैल्यू जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1000 और सेकंड दे रखा है 1200 किलो जूल। अब दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ पे ये है कि यार सल्फ़र का क्या होगा। तो देखो इधर, ये आपका फॉस्फोरस है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ सल्फ़र और फॉस्फोरस की, तो देखो सल्फ़र और फॉस्फोरस के केस में किसका ज़्यादा है, फॉस्फोरस का कैसा है ज़्यादा, सल्फ़र का कैसा है कम, सल्फ़र का है कम फॉस्फोरस से। अगर फॉस्फोरस का वैल्यू है 1060 तो सल्फ़र का मेरे रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कम। तो इन दोनों में से 1060 से कम कौन सा है, ये तो 1200 है, ये तो ज़्यादा है, ये कम है, इसलिए सल्फ़र का वैल्यू कितना होगा, 1000 होगा। समझा या नहीं समझा। मतलब एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को लगा सकते। अगर क्वेश्चन को रट्टा मारा और कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो पढ़ लिया, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखते हैं उस चीज़ को। तो नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखना है, अलग अलग नेम, क्योंकि अगर आपको सारी की सारी कहानी पता है और अगर आपको यही नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसके अलग नाम कौन सा पेपर में वो नाम आ गया तो क्या करोगे, है ना। याद रखना है EA, इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला गया है, ठीक है। चलिए डिस्कस करेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ फिर हम लोग इसको समझते हैं। द एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज that takes place when an electron is added to isolated gaseous atom. To isolated gaseous atom is called as इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब ये आपको क्या कहना चाह रहा है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सुनो, आपने जब एक एटम लिया उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसके ऊपर में चार्ज आया, मतलब वो आयन बना, तो ऐसे एनर्जी का नाम क्या था, आयन बना था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं बात करूं कि ये है मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर मैंने उल्टा कर दिया, अगर मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी को उल्टा कर दिया, उल्टा ये वाला इधर ये वाला इधर, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब कहना मुझे ये है कि जो चीज़ आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में की थी उसको अगर आप उल्टा लिख दो तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब ये उसका उल्टा ही हो गया एक तरीके से, है ना। ट्रेंड्स उल्टे नहीं होने वाले, सिर्फ रिएक्शन उल्टी हुई है। अब तो पिक्चर बाकी है, चलिए देखेंगे आगे। तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूँ, जैसे कि मैंने लिया है AN+, इसमें अगर मैं n इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूँ तो ये आपका बन जाएगा A।
तो यहाँ पे जो भी आपकी एनर्जी रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो भी काम की बात है वो यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहती है वो आपकी पॉजिटिव भी रह सकती है, वो आपकी नेगेटिव भी रह सकती है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड और रिलीज नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चेंज लिखा है। यहाँ पे चेंज क्यों लिखा है, ना तो रिक्वायर्ड लिखा है ना तो रिलीज लिखा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यहाँ पे ये है क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ चेंज लिखा है। ठीक है। अब काम की चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि आपके जो भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 18 जिसको हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं या तो जिसको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं, उनमें आपकी जो भी ई का वैल्यू होता है, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होता है वो कैसा रहता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो अपने आप में मस्त है। गैस है, गैस बोलेंगे भाई मैं अपने आप में मस्त हूँ, अपने आप में बिंदास हूँ, ना तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे ना तो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि मैं अपने आप में ही कैसा हूँ, मस्त हूँ। तो ग्रुप 18 अपने आप में बिंदास है, वो बोलेगा कि भाई तू मुझसे इलेक्ट्रॉन ले भी मत, मुझे इलेक्ट्रॉन दे भी मत, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, अपने आप में स्टेबल है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे बस इतना याद रखना है, ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट शोज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं वो आपको हाईएस्ट वैल्यू दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ये चीज़ दिमाग में आपको फिट कर लेनी है। चलिए अब मूव करेंगे आगे। चलिए अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो डिस्कस कर लिया, अब हम लोग देखेंगे ट्रेंड को कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियड और ग्रुप में ट्रेंड कैसा रहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर में। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड कैसे रहेगा, अब हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। ये वाली जो थिंग है वो आपकी यहाँ पे आपको ये कहती है कि अगर मैं बात करती हूँ लेफ़्ट टू राइट, मतलब ये अगर मैं बोल रही हूँ अलोंग पीरियड, पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ, लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ़्ट टू राइट गई तो यहाँ पे मैंने जो जाना वो यहाँ पे ये जानना कि अगर मैं ट्रेंड ऑफ देखती हूँ तो लेफ़्ट टू राइट जाने से, लेफ़्ट टू राइट जाने से मेरा Z इफेक्टिव जो होता है, Z इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज होता है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। Z इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो जो भी मेरा एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, मेरी जो IP है वो इंक्रीज़ होगी, मेरी जो EA है वो भी इंक्रीज़ होगी। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में तो आया होगा कि यार अभी तो मैम ने बताया कि IP जो होता है वो EA के अपोजिट होता है, फिर ये दोनों इंक्रीज़ कैसे हो रहे हैं। लेकिन सुनो भाई ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि IP और EA के रिएक्शन अपोजिट है, ट्रेंड थोड़ी अपोजिट है। रिएक्शन जो आप IP में लिखते हो उसकी उल्टी वाली रिएक्शन आप EA में लिखते हो, वो तो रिएक्शन उल्टी की है, ट्रेंड थोड़ी उल्टा किया है। ट्रेंड तो वही रहेगा ना जो IP का है ना। मतलब Z इफेक्टिव अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तरीके से, तो मैंने यहाँ पे जो देखा वो ये है कि Z इफेक्टिव is inversely proportional to the atomic or ionic size, is directly proportional to the IP, is directly proportional to EA. Yes or no? अब अगर मैं बात करती हूँ, ये तो हो गया along period, अगर मैं बात करती हूँ along the group, अगर हम लोग along the group बात करते हैं, मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ टॉप टू बॉटम की, टॉप टू बॉटम की अगर मैं बात कर रही हूँ इन द पीरियोडिक टेबल,
ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम में मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि अगर मैं टॉप टू बॉटम जाती हूँ, ये है मेरा टॉप, ये है मेरा बॉटम इन अ ग्रुप, तो यहाँ पे मैंने जो जाना वो ये है कि टॉप टू बॉटम जाने से मेरा जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ होता है। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ होता है तो मेरा एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है तो मेरा स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। अगर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता है तो मेरा आईपी डिक्रीज़ होता है और मेरा ईए डिक्रीज़ होता है। तो समझो यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है, देखो ध्यान से देखो, जेड इफेक्टिव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईए। मतलब अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो ईए भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। अगर जेड इफेक्टिव रहेगा कम तो ईए भी कैसा रहेगा, कम। मतलब अगर ये है ज़्यादा तो ये भी रहेगा ज़्यादा। अगर ये रहेगा कम तो ये भी कैसा रहेगा, कम। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, तो देख लो। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7.7 को। प्रॉब्लम 7.7 को देखते। प्रॉब्लम 7.7 जो मुझे कह रहा है वो ये है कि वो पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बताओ। ट्रेंड बताना है किसमें ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आपको जो पहला केस उसने दे रखा है वो दे रखा है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और सेकंड केस जो उसने आपको दे रखा है वो उसने दे रखा है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो चलिए देख लेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ये कहती है कि अगर मैं बात करती हूँ क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो जैसे कि आपको पता है फिर कल बाहर आई आंटी, ये होते हैं आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। फिर कल बाहर आई आंटी, तो यहाँ पे मैंने क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये तो है क्लोरीन और ये है ब्रोमीन। अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी मैं टॉप टू बॉटम जाती हूँ, टॉप टू बॉटम, तो जो भी मेरा जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, डिक्रीज। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, बस अपनी वाली कहानी कोई सुनाते चलना, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। तो आपका जो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। आईपी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन जो भी ईए है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। मतलब अगर जेड इफेक्टिव है ज़्यादा तो ईए भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। तो टॉप टू बॉटम जानने से ईए आपका कम रहेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम है तो ईए भी कैसा रहेगा, कम रहेगा ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव और ये एक जैसे होते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ क्लोरीन की और ब्रोमीन की, है ना, नीचे जाने से मेरा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है। मतलब इसका कैसा रहेगा, ज़्यादा, इसका कैसा रहेगा, कम। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा रहेगा, ज़्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन। समझा या नहीं समझा, कहना मुझे ये है, ये टॉप पर आ रहा है, ये बॉटम में आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। जब मैं ऊपर से नीचे जाती हूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होता है, मतलब इसका ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। और आ जाएंगे यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन और ऑक्सीजन की, तो आपका जो फ्लोरीन है वो यहाँ पे आता है और आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे अगर मैं जा रही हूँ तो ये हुआ अलोंग द पीरियड, मतलब अगर मैं जाती हूँ लेफ़्ट टू राइट, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो मेरा जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज़ होता है, जो भी मेरा एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। अगर जेड इफेक्टिव है ज़्यादा तो ईए का वैल्यू भी कैसा रहेगा, ज़्यादा, क्योंकि जेड इफेक्टिव के जैसा ही तो ईए होता है ना। तो अगर मैं लेफ़्ट टू राइट गई तो मेरा ईए क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो फ्लोरीन है राइट हैंड साइड में, ऑक्सीजन है लेफ़्ट हैंड साइड में, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी रहेगी, ज़्यादा। क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन ऊपर है, इसलिए क्लोरीन का कैसा रहेगा, ज़्यादा, क्लोरीन और ब्रोमीन में। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ऑक्सीजन लेफ़्ट में है, फ्लोरीन राइट में है। जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये बढ़ता है,
इसलिए फ्लोरीन का कैसा रहेगा, ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब। देखो यार, लाइक तो बनता ही है। थैंक यू वेरी वेरी मच।